आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल एनवेलप के बारे में। ठीक है, तो जो पिछले मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं सेल चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो आपका चैप्टर है, उसके जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, ठीक है, उसी वीडियोस में आगे के क्रम में ये आपका अगला वीडियो है। तो सेल एनवेलप की बात करेंगे कि सेल एनवेलप क्या होता है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन and all other layer present above are called सेल एनवेलप। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और उसके ऊपर जो भी लेयर होंगी वो सब आपकी किस में आ जाएंगी, किस कैटेगरी में आ जाएंगी, सेल एनवेलप की कैटेगरी में। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो तरह के सेल की बात करते हैं, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल ले लेते हैं, एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल ले लेते हैं ना। तो सेल की अगर बात करें तो इधर ले लेते हैं यूकैरियोटिक सेल और इधर ले लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम मान के चलें कि ये हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गई, इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, तो ये वैक्यूल्स हम लोग बना लिए। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, अब क्या है, आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल है स्पेशली, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाता है, सेल वॉल। तो मान लिया कि ये सेल वॉल है। ठीक है, इसको सेल वॉल मान लेते हैं। इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में, चूंकि एनिमल सेल मैंने इसलिए नहीं बनाया, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे सेल एनवेलप में आपको दो ही चीज़ें यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगी। एक मिल जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा आपको इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है यानी सेल वॉल। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों के दोनों आपके किस में आ गए, एनवेलप में आ गए। ठीक है, दोनों, ये भी सेल एनवेलप है, ये भी सेल एनवेलप है। एनवेलप का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बाउंड्री जो किसी चीज को ऊपर से कवर करे, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें सेल को कवर कर रही हैं, इसलिए सेल एनवेलप हो गई। इसी तरह अगर प्रोकैरियोटिक सेल को देखें, मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल ले लें, तो ये मान लीजिए उसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये डीएनए हो गया और ये फ्लैजिला है। तो आप जानते हैं इसमें भी सेल वॉल होती है, तो हम ये रेड लाइन से सेल वॉल बना ले रहे हैं। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड का जो एक्स्ट्रा लेयर आपको ऊपर मिल रहा है, ये इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। ठीक है, तो तीन चीजें यहां पे हो गई। देखिए ब्लैक लाइन यानी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया, रेड वाला सेल वॉल हो गया आपका, और जो ग्रीन वाली लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हो गई। तो इतनी चीजें मिल करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सेल एनवेलप। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में आ रहे हैं तो दो ही चीजें मिल रही हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल मिल रही है, दो लेयर आपको मिल रही है सेल एनवेलप के नाम पे। तो हमने सेल वॉल के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ से देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं छोटी छोटी, उसको मैं डिस्क्राइब कर दूं। जैसे बैक्टीरियल सेल में स्पेशली है जो ग्लाइकोकैलिक्स है, तो ये आपका क्या है, पॉलीसेकेराइड रिच यानी शुगर रिच लेयर है, और चूंकि इसमें शुगर ज़्यादा है इसीलिए नाम वर्ड रख दिया ग्लाइको, है ना। अब ये दो तरह की हो सकती है, दो तरह की हो सकती है। क्या दो तरह की, एक अगर ये टफ और हार्ड है और परमानेंट लेयर है तब इसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं।
और अगर ये टेम्परेरी है और लूज है तब उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स आपकी दो तरह की हो सकती है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर हो सकती है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच आर कंसिडर्ड एज सेल एनवेलप, यानी जो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए उनमें से किसको हम सेल एनवेलप कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें ग्लाइकोकैलिक्स चीज़ें हो सकता है, कैप्सूल या स्लाइम लेयर लिख दे, है ना। तो याद रखिएगा कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया के केस में प्रोकैरियोट में हम लोग पढ़ते हैं कि जो सेल वॉल है वो दो तरह का, इसका वीडियो है मेरा ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिलेगा। तो सेल वॉल जो है वो आपका दो तरह की बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि सेल वॉल के डिफरेंस से ही बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। तो वो क्या डिफरेंस है सेल वॉल में, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के केस में, उसको भी हमें देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा सेल एनवेलप का एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। चलिए तो अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसका डिटेल व्यू हमें देखना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है और फाइनली उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल। एक सेल की बाहर की क्या है, लिविंग बाउंड्री, जो उसका लिमिटेशन बनाती है, ठीक है। तो लिविंग बाउंड्री हो गया। लिविंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ रिपेयर या सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है, यानी अगर कहीं पे सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो डैमेज होने के बाद क्या होगा, वो अपने आप को रिपेयर कर सकती है, ठीक है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको लिविंग कंसीडर करते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है तो याद रखिएगा। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कई नामों से बुलाते हैं, ठीक है, इसके अलग अलग नेम्स हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं, या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा के नाम से बुलाते हैं, या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी को हम लोग साइटोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। साइटोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, अगर केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे चलें तो बेसिकली ये लिपिड रिच होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड ज़्यादा है तो लिपिड हो गई और प्लस प्रोटीन भी पाई जाती है। तो लिपिड और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। अब लिपिड में मोस्ट कॉमन लिपिड जो इसमें है, मोस्ट कॉमन इज फॉस्फोलिपिड। जो सबसे कॉमन लिपिड है आपकी वो क्या मिलेगी, फॉस्फोलिपिड मिलेगा। तो फॉस्फोलिपिड इज मोस्ट कॉमन लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, और आपको ऑप्शन में क्या मिलता है, सिर्फ फॉस्फोलिपिड मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन है। तो जो करेक्ट वर्ड है वो आपका क्या है, लाइपोप्रोटीन, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। अब दोनों का जो रिलेटिव परसेंटेज है, लिपिड और प्रोटीन का जो रिलेटिव परसेंटेज है वो वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करता है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो मसल्स की सेल का सेल मेम्ब्रेन और लीवर की सेल के सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो सेल टू सेल चीज़ें वेरी करती हैं। तो जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है, जैसे हर चीज़ को स्टडी करने के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए जिस सेल का यूज़ करते हैं, जो सबसे कॉमन सेल है जिससे लेबोरेटरी में हम लोग रिसर्च कर पाते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो आपका है ह्यूमन आरबीसी, ठीक है। तो ह्यूमन आरबीसी या मैमेलियन आरबीसी भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन इज मैमल
है ना। तो ह्यूमन आरबीसी इज बेस्ट मटेरियल टू स्टडी सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फंक्शन स्टडी करने के लिए जो बेस्ट हमारे पास मटेरियल है वो मेमेलियन आरबीसी या ह्यूमन आरबीसी, जिसको आप एरिथ्रोसाइट बोलते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए प्रोटीन, अब चूंकि हम लोग एक सेल की बात कर रहे हैं, तो एक सेल की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 52% आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक। यानी आरबीसी के केस में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन है और 40% आपका क्या है, लिपिड है, ठीक है। 40% क्या है, लिपिड। तो 52% प्रोटीन, 40% लिपिड। अब आप सोच रहे होंगे 8% में क्या है, तो 8% में यहाँ पे शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होगा या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि कितने परसेंटेज है, क्लियर। तो ये इसका एक बेसिक केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया कि क्या चीज़ें हैं इसमें। अब जो डिटेल है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें लिपिड में कौन कौन से लिपिड हो सकती हैं, प्रोटीन को किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अब उसकी बात हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो आइए एक डिटेल व्यू देखा जाए कि इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में जो लिपिड है वो कितने और तरह की लिपिड हो सकती हैं और प्रोटीन में क्या क्या हो सकता है, ओके। चलिए तो अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन की। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो इस केमिकल कॉम्पोजिशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 चीजें, मोस्टली तो 2 ही चीजें होती है, अभी आपने देखा लिपिड और प्रोटीन, लेकिन एक तीसरा कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल सकता है। तो एक आपका क्या हो जाएगा, लिपिड, दूसरी कैटेगरी आपकी प्रोटीन, और तीसरी कैटेगरी आपकी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एज ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ओलिगोसैकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं। ओलिगोसैकेराइड मतलब शॉर्ट चेन शुगर, जो शुगर्स के यूनिट होंगे वो छोटी चेन बनाएंगी, मैक्सिमम 10 शुगर हो सकती है ना, तो 10, 2 से लेकर के 10 तक, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 10, तो शॉर्ट चेन शुगर जो बनती है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब लिपिड में हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होती है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 तरह की लिपिड होती है, जिसमें सबसे कॉमन आपका क्या है, 80% आपका क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। 80% आपका क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। दूसरी कैटेगरी आपकी मिलेगी स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड। तीसरी कैटेगरी आपको मिलेगी ग्लाइकोलिपिड, और चौथी कैटेगरी आपको मिलेगी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो कि एक तरह के क्या है, स्टेरॉल हैं, ठीक। तो कोलेस्ट्रॉल आपको मिल जाएगा। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में जो माइनर डिफरेंसेस हैं वो उनमें से एक डिफरेंस यही है कि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के केस में वहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। वहाँ एक अलग से दूसरा स्टेरॉइड होता है जिसको हम बोलते हैं होपानॉइड, पेंटासाइक्लिक कंपाउंड है, तो होपानॉइड मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे होपानॉइड है, यहाँ पे यूकैरियोट में क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तो 4 तरह की लिपिड कैटेगरी आपको मिल गई, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में सबसे कॉमन लिपिड आपका है फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल, फॉस्फेटाइडल कोलिन, फॉस्फेटाइडल सेरीन, और फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन। तो ये आपके सबसे कॉमन फॉस्फोलिपिड्स हैं जो पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन में आइए, प्रोटीन आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 मिलेंगी और फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं।
ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करते हैं। एक मिलेगा आपको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग एक्सटर्नल प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि हमेशा सरफेस पे पाया जाता है मेम्ब्रेन के, तो बाहर है, सरफेस पे है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रिंसिक बोल रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हो जाएगी इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया। इंटरनल होने की वजह से, चूंकि ये मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होगा, तो धंसा हुआ होने की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गए। ओलिगोसेक्राइड जो है शुगर, ये किस फॉर्म में होता है, प्रेजेंट एज ग्लाइकोप्रोटीन, यानी प्रोटीन से जब शुगर जुड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये दो फॉर्म में आपको ओलिगोसेक्राइड मिलते हैं। यानी यहाँ पे ये जो मैंने ग्लाइकोलिपिड लिखा है, ये वही ग्लाइकोलिपिड है जो आप वहाँ पे देख रहे हैं। यानी शुगर जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता, शुगर जो है वो जो शॉर्ट चेन शुगर है वो प्रोटीन या लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई होती है, अटैच्ड होती है। तो अटैच्ड है, इसीलिए इसको ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से हम लोग बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से मिलेगा, इनका अपना फंक्शन है। खासकर ग्लाइकोप्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये सरफेस पे होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली सरफेस पे होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, मोस्टली एक्ट एज सरफेस रिसेप्टर, सरफेस रिसेप्टर बनाएंगे। ठीक है, मोस्टली सरफेस रिसेप्टर बनाएंगे या सरफेस एंटीजन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करता है। ठीक है, तो सरफेस रिसेप्टर या सरफेस एंटीजन ये बनाते हैं। क्लियर। अब इसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इन्हीं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या होते हैं, मोस्टली क्या बनाते हैं, मोस्टली फॉर्म्स ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टर मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाला। तो जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, तो वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आपके क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कोई चीज़ सेल के अंदर आ रही है या सेल से बाहर जा रही है, वो यहीं के थ्रू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेल में मॉलिक्यूल्स के आने और जाने को ये अलाउ करते हैं, तो उसकी परमिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो परमिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज परमिएज। ठीक है, सेल की परमिबिलिटी को मेंटेन करने वाले या रेगुलेट करने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं परमिएज। तो मोस्टली क्या होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही होती हैं जो इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग हो गए। अब सबका अटैचमेंट भी अलग है, खासकर प्रोटीन्स का, क्योंकि प्रोटीन जब जुड़ेंगी तो उनका अटैचमेंट क्या है उसके बारे में हमें बात करना है। तो चलिए पहले ये केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया, अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, फिर उस चीज़ को समझेंगे कि इनका अटैचमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इसी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कई लोगों ने कई तरीके से डिफाइन किया है। तो जैसे होता है ना कि कोई चीज़ हिस्टोरिकल होती है, पहले किसी ने एक मॉडल बनाया, फिर उसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधारा, दूसरा मॉडल बनाया, फिर उसमें कुछ कमियां थी, किसी ने और मॉडल दिया। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं। तो उनमें जो सबसे करेक्ट मॉडल है जिसको आज हम फॉलो करते हैं, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। तो उसी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक दो मॉडल पुराने भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं उन मॉडल्स में कि क्या है स्ट्रक्चरल मॉडल। देखिए, तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कई लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो उनमें से कुछ मॉडल को हमें देखना है। तो 3 मॉडल हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला मॉडल है आपका जो सबसे पहले दिया गया था, दैट इज सैंडविच मॉडल। ठीक है, सैंडविच मॉडल, बात समझ में आई। तो पहला हो गया सैंडविच मॉडल,
दूसरा इसके बाद जो कंपेयर किया जाता है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और तीसरा जो आपका है, जो कि सबसे करेक्ट मॉडल है जिसको हम पढ़ते हैं डिटेल में, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो तीन तरह के ये मॉडल हो गए। अब तीनों में क्या था समझिए। सैंडविच मॉडल में ये कहा गया, अच्छा किसने दिया, पहले इसको भी लिख लीजिए, किसने दिया। सैंडविच मॉडल वॉज गिवन बाई डैनियली एंड डेप्सन। डैनियली एंड डेप्सन ने सैंडविच मॉडल को दिया। तो सैंडविच का मतलब क्या होता है, जैसे आप सैंडविच खाते हैं तो क्या देखते हैं, दो ब्रेड है और ब्रेड के लेयर के बीच आलू की लेयर होती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये मॉडल था। इन्होंने ये कहा कि जो लिपिड है, लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो दो लेयर में होते हैं। दो लेयर में लिपिड के मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं। और ये लिपिड की जो लेयर है इसके चारों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। ये मान लीजिए प्रोटीन है, ठीक है, इस तरीके से प्रोटीन हो गई। तो प्रोटीन की लेयर के बीच में जो लिपिड है वो सैंडविच फॉर्म में रहता है। तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से नाम क्या दिया गया, सैंडविच मॉडल, है ना। अब इसी मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी डिफाइन किया गया, सेम चीज़ बताई गई, बस क्या है कि इसकी थिकनेस को एक्सप्लेन कर दिया गया कि थिकनेस जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या रहा, देखिए, इट वाज गिवन बाय जे डेविड रॉबर्टसन। तो जे डेविड रॉबर्टसन ने इस मॉडल को दिया, ठीक है। और इस मॉडल में ये बताया कि जो सैंडविच मॉडल है एग्जैक्टली मेम्ब्रेन वैसी ही होती है, बस क्या है कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब सेल का मेम्ब्रेन के अलावा सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट की बाउंड्री, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन, वैक्यूल का मेम्ब्रेन, तो ऑल मेम्ब्रेन्स आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो इसलिए नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। और इसकी थिकनेस को डिफाइन कर दिया। इन्होंने ये कहा कि जो लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है, ऐसे लिपिड बाइलेयर बना लेते हैं। लिपिड की बाइलेयर हो गई और ये आपका प्रोटीन का लेयर हो गया, कंटिन्यूअस प्रोटीन का लेयर। तो उन्होंने ये कहा कि जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर की थिकनेस फिक्स होती है 35 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और प्रोटीन की जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं आपकी 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट एक साइड का और उतना ही दूसरे साइड का, ठीक। तो 20, 20 और प्लस 35, तो एग्जैक्ट टोटल जो रिजल्टेंट आया, यानी मेम्ब्रेन की जो टोटल थिकनेस होगी वो होगी आपकी 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये इन्होंने बताया, ठीक है, यानी सैंडविच मॉडल को ही अपग्रेड कर दिया और उसमें यूनिट वगैरह डिफाइन कर दी, तो इसलिए नाम क्या हो गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन ये मॉडल रिजेक्ट हो गया, ठीक है। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोटीन की लेयर जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंस प्रोटीन लेयर इज कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रोटीन लेयर कंटिन्यूअस है, देयरफॉर it cannot explain transport of substances, ठीक है। तो कंटिन्यूअस होने के नाते क्या है कि कहीं से रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता था,
इसीलिए इस मॉडल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और बाद में जो करेक्ट मॉडल है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको दिया गया, जो कि फॉलो किया जाता है और यही सही मॉडल भी है। तो किसने दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज गिवन बाई सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को दिया, ठीक है। अब चलिए इसी मॉडल को डिटेल में देखा जाए डायग्राम बना करके कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, और यहाँ पे नाम ऐसा क्यों है उसको यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए इस पूरे में दो वर्ड हैं, पूरे मॉडल में दो नाम दिए हैं। एक नाम है फ्लूइड, तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, फ्लूइडिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रेच हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक लिमिटेड वे में वो पॉसिबल है, तो इसीलिए ये फ्लूइडिटी होना ज़रूरी है। और दूसरा हम लोगों ने वर्ड क्या लिखा है, मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब होता है स्पॉटेड, स्पॉटेड अपीयरेंस, यानी कोई चीज़ ऐसे धब्बा धब्बा बना दे, है ना, तो छोटे छोटे स्पॉट्स बन गए तो उसको बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न। तो स्पॉटेड अपीयरेंस है। तो कौन सा मॉलिक्यूल इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, ये आपसे सवाल पूछ लेता है। तो देखिए फ्लूइडिटी जो है, फ्लूइडिटी इज ड्यू टू लिपिड। जो मेम्ब्रेन में लिपिड है वही उसकी फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर लिपिड नहीं होगा तो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लूइडिटी खत्म हो जाएगी। और स्पॉटेड अपीयरेंस किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूअस लेयर में नहीं है, जैसा कि पहले वाले मॉडल में बताया गया था। कंटिन्यूअस ना होकर के छोटे छोटे पैचेस में है, तो पैचेस में होगा तो वो स्पॉटेड अपीयरेंस देगा, है ना। तो इसीलिए स्कैटर्ड पैचेस प्रोटीन के पाए जाते हैं, तो इसलिए नाम दे दिया गया मोज़ेक, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो इस तरीके से क्या है, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा फ्लूइड नेचर का है, तो इसीलिए इस मॉडल को और क्या बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग, दैट इज सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड इन नेचर। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो नेचर में कैसा है, सेमी फ्लूइड है, यानी ना तो पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में है ना पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में है, दोनों के बीच की अवस्था है। तो सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं या सेमी फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो सेमी फ्लूइड फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपको मिलता है, ठीक। तो चलिए अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको हम लोग डिटेल में देखें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ठीक है, और किस तरीके से हम इन चीज़ों को यानी फ्लूइडिटी और मोज़ेक पैटर्न इन सबको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था, देखिए नीचे का आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो फ्लूइडिटी है और जो मोज़ेक पैटर्न है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जो फ्लूइडिटी है वो बिल्कुल पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेम्ब्रेन के फ्लूइड जो है वो लिपिड जो है वो फ्लो कर रहे हैं बिल्कुल, है ना, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है। तो सेमी सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से नाम क्या दिया गया है, क्वासी फ्लूइड। तो क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड, यानी मेम्ब्रेन जो है ना तो पूरी तरह से सॉलिड होती है ना पूरी तरह से लिक्विड होती है, दोनों के बीच का कंडीशन है। तो इसलिए क्वासी फ्लूइड का मीनिंग क्या हो गया, सेमी फ्लूइड। तो पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, तो इट इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर, ठीक है। चलिए अब इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखा जाए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के। तो देखिए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सिंगर और निकोलसन का, ठीक है, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से, ये आप एक सेल है, आप देख रहे हैं एक सेल है। अब सेल के मेम्ब्रेन को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ये ब्लैक कलर से मैंने लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और रेड कलर से मैंने प्रोटीन बनाया। तो आपको लग रहा होगा कि ब्लैक बैकग्राउंड पे रेड कलर के बिखरे हुए स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं। तो जो रेड स्पॉट है ये हमारे क्या है, प्रोटीन, और ये हमारा क्या है, लिपिड। तो इसीलिए कई बार सवाल घुमा के पूछ लेता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक ओशियन है और उस ओशियन में बर्फ के टुकड़े जगह जगह तैर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही अपीयरेंस होता है, यानी आइस क्यूब्स आर फ्लोटिंग इन ओशन वाटर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, तो उसी से मिलता जुलता ही आपका मॉडल है, ठीक है। अब इसको डिटेल में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, देखिए लिपिड की बाई लेयर हो गई, ठीक है, दिस इज लिपिड बाई लेयर। बाई लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो लेयर है, एक लेयर इधर है और एक लेयर इधर। अब इसमें लिपिड का जो अरेंजमेंट है उसको आप देखिए। अगर एक लिपिड मॉलिक्यूल को देखें तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपके दो पूंछ निकली हुई है, इस पूंछ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका है फैटी एसिड।
फैटी एसिड टेल, और ये आपका फॉस्फोग्लिसरॉल हेड, फॉस्फोग्लिसरॉल हेड। ठीक है, तो फॉस्फो इसमें फॉस्फेट ग्रुप है और ग्लिसरॉल एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसलिए ये आयनिक ग्रुप्स होंगे। तो आयनिक ग्रुप्स होने की वजह से ये कैसा होगा, पोलर, कैसा होगा, पोलर होगा। और ये आपका प्योर हाइड्रोकार्बन चेन है, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर। तो हम जानते हैं वाटर जो होता है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, तो इसीलिए पोलर पोलर एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तो ये पानी को पसंद करेगा। इसीलिए हेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, पानी को पसंद करने वाला। और नॉन पोलर फिर कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक यानी पानी को नापसंद करने वाला, उससे नफरत करने वाला। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ये दो पार्ट आपको मिल रहे हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल में दोनों हिस्से हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। तो एक सवाल आपका ये पूछ लेता है कि विच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक। और ये लिपिड का नेचर होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एम्फीपैथिक। तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल जितने भी लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेल और हेड दोनों मिल गए। अब चूंकि ये पानी से इंटरेक्ट हो रहा है इसीलिए हेड बाहर की तरफ है, क्योंकि पानी बाहर की तरफ होगा, या तो इस साइड या इस साइड, तो पानी से इंटरेक्शन होगा। और जो पूंछ है वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो इंटरेक्ट नहीं होगी पानी से, इसलिए वो एक पास आपस में इंटरेक्शन कर लिए। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन आपको मिल रहा है। और इनके बीच बीच में जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, देखिए अभी आपने देखा कि जो लिपिड है, लिपिड यानी ऑयली सब्सटेंस समझिए, तो ऑयली या घी जैसा सब्सटेंस है तो वो आसानी से पिघल सकता है, क्योंकि टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप घी हो, हार्ड होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे पिघल जाएगा। तो वो चीज़ हमारे सेल के साथ भी तो हो सकती है, पता चला गर्मी लगी तो सेल मेम्ब्रेन पिघल गई, तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इसके फ्लूइडिटी को यानी फ्लेक्सिबिलिटी को हमें कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल किस काम के लिए हो गया, रेगुलेट फ्लूइडिटी एंड मेक मेम्ब्रेन हार्ड। और मेम्ब्रेन को थोड़ा सा हार्ड एंड टफ बनाता है ताकि वो अपने स्ट्रक्चर में बैलेंस्ड रहे, परमानेंट रहे। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स की बात करिए, तो जो प्रोटीन्स है आपको दिख रहा होगा स्कैटर्ड। अब इस स्कैटर्ड प्रोटीन में दो तरह के, कुछ सरफेस पे हैं, कुछ आउटर सरफेस पे, कुछ इनर सरफेस पे, देख सकते हैं। तो अगर सरफेस पे है प्रोटीन, चाहे वो आउटर हो या इनर हो, तो सरफेस वाली प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो अंदर धंसा हुआ है, या तो आर पार है या थोड़ी दूर है, यानी कंप्लीटली और पार्शियली एम्बेडेड। एम्बेडेड यानी धंसा हुआ, पूरी तरह धंसा हुआ या आंशिक रूप से है, तो कंप्लीटली या पार्शियली अगर एम्बेडेड है तब ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इसी इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब पूछता है सवाल इनके इंटरेक्शन के बारे में कि ये किस फोर्स से लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इनकी लोकेशन देखिए, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो आपकी सरफेस पे है, सरफेस यानी लिपिड के हेड से इंटरेक्ट होगा। और लिपिड का हेड कैसा है, पोलर है, यानी इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से एक दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही इंटरेक्ट कर सकता है, यानी पोलर कंपाउंड ही पोलर से इंटरेक्ट हो सकता है। तो यानी कि ये प्रोटीन भी हमारी पोलर होगी। ठीक, तो पोलर कंपाउंड यानी चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो ये हमारे जुड़े होते हैं। ठीक है, अटैच्ड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन को देखिए, इसका मैक्सिमम हिस्सा कहाँ है, टेल वाले रीजन में, यानी हाइड्रोफोबिक रीजन में। तो ये हमारा किससे अटैच्ड होगा,
अटैच्ड बाय हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, तो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस से अटैच्ड है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों का अटैचमेंट फोर्स हम लोगों ने देख लिया। अब दोनों को कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो याद रखिएगा बायोलॉजिकल केस में हाइड्रोफोबिक फोर्सेस आर मोर स्ट्रॉन्गर, है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इन सबके कंपेरिजन में। यानी अगर आपको अलग करना है तो आप आसानी से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को अलग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उनको निकालना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए। अब आप देख सकते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक पैटर्न भी है। अब देखिए, अगर इसको हम एक सेल मान लें, ये मेम्ब्रेन है हमारा, इस मेम्ब्रेन को हम ऐसे यूं ले जाएं तो ये अंदर सेल का कैविटी बन जाएगा और एक आउटर रीजन होगा। तो हमेशा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे यानी साइटोसोलिक फेस पे ना होकर के एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फेस यानी बाहर का जो फेस है वहाँ पे आपको ये कार्बोहाइड्रेट की चेन मिलेगी। हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट भी है और कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट चेन में है। तो ये ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं ये सब हमारे शुगर के शॉर्ट चेन है। तो दिस इज ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और ये ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन से जुड़ा हुआ होगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड से जुड़ा होगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरीके से सरफेस पे आपको ओलिगोसैकेराइड्स मौजूद हैं। ठीक है, जो कभी अंदर की तरफ यानी साइटोसोलिक सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ आउटर सरफेस पे ही होते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए, इस मॉडल में जो पुराने मॉडल को हम लोगों ने रिजेक्ट किया यानी सैंडविच मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसमें क्या था कि प्रोटीन कंटिन्यूअस थी तो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ हमें ट्रांसपोर्ट दिख रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। तो जो चीज़ें लिपिड में सॉल्युबल होंगी वो डायरेक्ट लिपिड से होते हुए अंदर आ जाएंगी या अंदर से बाहर चली जाएंगी। जो चीज़ लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगी उनके लिए ये प्रोटीन जो अंदर बाहर तक पूरे फैले हुए हैं ये कैरियर का काम करेंगे और प्रोटीन मॉलिक्यूल को इधर से इधर या इधर से इधर लेकर के जाएंगे, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया। अब चलिए इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। चलिए देखिए, सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला फंक्शन आपने देखा, ये सेल की बाउंड्री बनाता है ना, फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ सेल, सेल की बाउंड्री बना लेता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इसमें आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, तो एनर्जी की जब ज़रूरत होगी तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तब मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है वो उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यानी अपोजिट होता है। मतलब नॉर्मली मॉलिक्यूल क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो उसको लो से हाई की तरफ उल्टा लाना है, तो इसलिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जहाँ पे एनर्जी का यूज़ होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ पे एनर्जी का यूज़ नहीं होगा वो होगा आपका पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही हमारा क्या आ जाता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये आपके सब क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप सबसे बढ़िया ले सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो लगभग हर सेल के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा, अगर मॉलिक्यूल बहुत बड़े साइज का है तो बड़े साइज के मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट यानी जैसे मान लीजिए सेल यहाँ पे है, ये आपका सेल है और कोई मॉलिक्यूल जो बहुत बड़े साइज का है, मान लेते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो इतना बड़ा साइज का है, तो अब ये तो चैनल के रास्ते सेल के अंदर जा नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी है। तो ये यहाँ से अंदर आ सकता है या अंदर से बाहर जा सकता है, किस मेथड से, बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो बल्क ट्रांसपोर्ट में इसीलिए दो फेजेस हो जाते हैं, दो फेजेस हैं। क्या फेजेस हैं, एक जब वो सेल के अंदर आएगा तो उसको बोलेंगे हम एंडोसाइटोसिस, यानी कोई बड़ा मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर आता है तो उसके अंदर आने की घटना को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जब वो अंदर से बाहर जाता है तो बाहर जाने की घटना को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो
एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये दो तरह के फेजेस होते हैं, ठीक, जो इसमें है। अब एंडोसाइटोसिस को भी फर्दर दो पार्ट में बांट दिया जाता है। अगर आने वाला मटेरियल, भाई सेल के अंदर चीज़ें आ रही हैं तो एंडोसाइटोसिस हो रहा है, तो सेल के अंदर जो मटेरियल आ रहा है एंडोसाइटोसिस के थ्रू वो किस नेचर का है। अगर वो सॉलिड है तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अगर वो सॉलिड नेचर का है तो क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। और अगर वो लिक्विड नेचर का है, ठीक है, सॉलिड ना करके लिक्विड है, तब लिक्विड नेचर में है तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है उसका नेचर कैसा है। अगर वो सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस। जबकि एक्सोसाइटोसिस में ऐसे कोई चीज़ें नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर से जो भी निकलता है वो हमेशा रेजिड्यू फॉर्म में निकलता है, तो इसलिए उसका नेचर फिक्स होगा, ठीक। चलिए, तो ट्रांसपोर्ट में मदद हो गया। तीसरा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन यानी एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करेगी, अपने मैसेज को कैसे पहुंचाएगी या रिसीव करेगी, और दूसरा एक सेल दूसरे सेल को कैसे पहचानेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ये भी सेल मेम्ब्रेन के से होता है, और ये किसके थ्रू होता है, बाई हेल्प ऑफ एंटीजन एंड रिसेप्टर्स। सेल के सरफेस पे जो प्रोटीन है वही प्रोटीन कुछ एंटीजन बना लेते हैं, कुछ रिसेप्टर बनाते हैं। तो यही एंटीजन और रिसेप्टर जो होते हैं वो एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में या रिकॉग्नाइज होने में मदद करते हैं, ठीक है। आप एंटीजन को सिर्फ बीमारी के केस में पढ़ते हैं कि फॉरेन मॉलिक्यूल जो बॉडी के अंदर आ रहा है और आपको बीमार कर दे रहा है उसको आप एंटीजन, ऐसा नहीं है। एंटीजन नाम वहाँ पे दिया गया, लेकिन एंटीजन का कॉन्सेप्ट सिर्फ उतना ही नहीं है। एंटीजन का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि भाई कोई सेल अगर आपके अंदर आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया आ रही है, तो बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पे भी तो प्रोटीन होगा, तो वही प्रोटीन बॉडी से इंटरेक्ट होगी, तब तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं और उसको उसकी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे एंटीजन होते हैं। तो उसी एंटीजन के थ्रू सेल कम्युनिकेट भी करती है और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज भी करती है, ठीक है, पहचानती भी है। तो ये एक काम आपका यहाँ से होता है, ठीक। एक सवाल और पूछा जाता है, जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो आप सब जानते हैं, ये तो बहुत लोअर क्लासेस से आप पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल नेचर की होती है। सिलेक्टिवली परमेबल यानी कि जो भी सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन में दो पार्ट हो जाता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट यानी वाटर है, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट सेल में क्या है, वाटर। तो पानी तो आएगा जाएगा, उसको नहीं रोका जा सकता। सेल के अंदर वो जाएगा, सेल से बाहर भी आएगा, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, दूसरे सब्सटेंसेस हैं, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मात्रा में सेल के अंदर चले गए या बाहर आ गए, ठीक है, या जब मन करा तब सेल के अंदर चले गए, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए चैनल्स हैं और वो उसके अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। तो जब सेल को जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी को सेल अलाउ करेगी अंदर आने के लिए। तो इस तरीके से सेल के पास क्या है, एक सिलेक्शन पावर है, जिससे वो उसी मॉलिक्यूल को अपने अंदर आने दे सकती है या उसी मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर भेज सकती है जिसकी उसको ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी नेचर की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल, बात समझ में आया। तो इस तरीके से ये आपका सेल का फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया, ठीक। तो आज का ये वीडियो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसे प्रमोट करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।